तो मेरा नाम महेश सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लॉ कमीशन के बारे में जानेंगे। आखिर क्या है लॉ कमीशन से रिलेटेड उसके कुछ फैक्ट्स एंड उसके फंक्शंस। सो ब्रिटिश एरा में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के ऊपर यानी ब्रिटिश राज जब इंडिया के ऊपर चल रहा था, ब्रिटिशर्स लोगों के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये था कि इंडिया जो इतनी बहुत तरीके से मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, हर एक रिलीजन अपनी अपनी तरीके से रेगुलेट हो रहा है। रिलीजन के थ्रू ही रिलीजियस लॉ के अकॉर्डिंगली सारे लोगों का अपना अपना एक्टिविटी जो सिविल, क्रिमिनल या पर्सनल एक्टिविटीज़ है वो सारे चीज़ रेगुलेट हो रहे हैं। एक सिस्टम में जब कभी भी किसी देश की बात करें, एक सिस्टम की बात करें, वहाँ पर एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए ताकि एक बहुत ही सिस्टमैटिक और बहुत ही स्मूथ तरीके से कंट्री को रेगुलेट किया जा सके, चलाया जा सके। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था, बेसिकली ब्रिटिशर्स लोगों ने ये डिसाइड किया था कि कैसे हम सभी हिंदू, मुस्लिम्स और इन सभी के लिए एक कॉमन कुछ रूल्स बनाना शुरू करें। उन्होंने ये एक फाइनली डिसाइड किया गया कि पर्सनल लॉ को अगर छोड़ भी दिया जाए तो एटलीस्ट कुछ सिविल और क्रिमिनल जितने भी मैटर हैं उनको एक कॉमन यूनिफॉर्मिटी का फेस दिया जा सके। और यही इंटेंशन से रिकमेंडेशन मांगने के लिए कमीशन को बनाई जाती है, जो लॉ कमीशन बनता है। तो लॉ कमीशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि लीगल सिस्टम में क्या रिफॉर्म होना चाहिए, क्या नए लॉ होने चाहिए, जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें क्या बदलाव होना चाहिए, इन सारे चीज़ों के कंटेक्स्ट में वो अपना रिकमेंडेशन देता है। तो लीगल सिस्टम के रिकमेंडेशन के लिए लॉ कमीशन को बनाया जाता है। ब्रिटिश एरा में जो पहली बार लॉ कमीशन बनाया गया था वो चार्टर एक्ट 1833 के तहत बनाया गया था एंड द फर्स्ट लॉ कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 1834। फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन थे लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले यानी लॉर्ड मैकॉले। और यही लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन था कि आगे चल के हमें आईपीसी एंड सीआरपीसी जैसे कानून भी मिलते हैं। ब्रिटिश एरा में यानी ब्रिटिश राज के टाइम पर टोटल 4 लॉ कमीशन बनाया गया था। फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 में थॉमस बेबिंगटन मैकॉले के चेयरमैनशिप में, सेकेंड लॉ कमीशन 1853 में बनाया गया था सर जॉन रोमिली के चेयरमैनशिप में, थर्ड लॉ कमीशन भी बनाया गया था सर जॉन रोमिली के चेयरमैनशिप में इन द ईयर 1861 and the fourth law commission was constituted in the year 1879 under the chairmanship of Dr. Whiteley Stokes। तो टोटल ब्रिटिश राज में 4 लॉ कमीशन बनाई गई थी और चारों लॉ कमीशन के जो चेयरमैन थे, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इंडिया आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद अब क्या क्वेश्चन था, तो देखिए जब आज़ादी के बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल हमने डाला, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 372। आर्टिकल 372 ये कहता है कि अगर पुराना यानी ब्रिटिश राज का कोई भी लॉ है उसे कंपेयर करके देखा जाएगा विद कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपेयर करके देखेंगे तो एनी पोर्शन विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द लॉ वो तो इनवैलिड हो जाता है आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंगली। लेकिन आर्टिकल 372 ये कहता है कि जो पोर्शन वैलिड है वो कंटिन्यू रहेगा आज़ादी के बाद भी। यानी ब्रिटिश एरा का अगर कोई भी लॉ है वो लॉ को हम कंटिन्यू रखेंगे इवन इन एन इंडिपेंडेंट इंडिया टिल द टाइम द लॉ हैज़ नॉट been repealed by the parliament और द लॉ हैज़ नॉट बिन मॉडिफाइड बाय द पार्लियामेंट। अगर ब्रिटिश एरा का कोई भी कानून है वो आज़ाद हिंदुस्तान में कंटिन्यू रहेगा जब तक कि आज़ाद हिंदुस्तान की पार्लियामेंट उस ब्रिटिश एरा के लॉ को ख़त्म करके एक नया उसके बदले रिप्लेस करके नया कानून नहीं बनाती, या तो फिर उसी पुराने कानून में कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करती। जब तक कि कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करेगी तब तक वो पुराना ही कानून कंटिन्यू रहेगा। यानी हमारा आर्टिकल नंबर 372 बात करता है कंटिन्यूएशन ऑफ द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ टिल दे आर अमेंडेड और रिपील्ड। अब यानी हम ब्रिटिश एरा के कानून को ही कंटिन्यू रख रहे हैं, आईपीसी, सीआरपीसी सारे के सारे हमारे कंटिन्यूस चल रहे थे। लेकिन हमेशा सोसाइटी चेंज होता है, सोसाइटी डायनेमिक होती है, क्रिमिनल जो सिस्टम होता है, जो क्राइम का जो एक सेटअप होता है वो भी समय समय के साथ चेंज होता है। नए क्राइम्स आते हैं, नए प्रॉब्लम्स हमारे सामने आते हैं। तो लीगल सिस्टम में, कानून में समय समय के साथ बदलाव होने की ज़रूरत है। आज़ाद हिंदुस्तान में भी सरकार को यही लगा और इसीलिए आज़ाद हिंदुस्तान में हमने पहली लॉ कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया इन द ईयर 1955। इनसे कहा गया कि आप रेकमेंड करिए कि अब हमें कानून में क्या क्या और सुधार करना चाहिए। तो वैसे देखा जाए
जाए तो ये भारत में, इंडिया में 5th लॉ कमीशन था, लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान का ये पहला लॉ कमीशन। इस लॉ कमीशन के हेड थे MC सेतलवाद। MC सेतलवाद हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट अटॉर्नी जनरल भी है। आज तक अगर आप देखेंगे टिल 2020 टोटल 21 लॉ कमीशन सेटअप हो चुकी, उन्होंने अपना काम किया, रिकमेंडेशन सरकार को दे भी दिया है। लेकिन फेब 2020 में 22वें लॉ कमीशन का डिक्लेरेशन कर दिया गया, लेकिन अभी तक चेयरमैन का नाम डिक्लेयर नहीं किया है, अनाउंस नहीं हुआ है। तो बहुत ही जल्द 22nd लॉ कमीशन के चेयरमैन का भी नाम हमारे सामने होगा, और 22वां लॉ कमीशन 2020 से लेकर 2023 तक, फ्रॉम 2020 टिल 2022 ये फंक्शन करने वाला है। सो अब तक 21 लॉ कमीशन ने फंक्शन कर लिया है, 22nd लॉ कमीशन का भी रोल अप शुरू होगा। लॉ कमीशन के बारे में कुछ स्पेसिफिक तौर पर जानें तो लॉ कमीशन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, यानी इस लॉ कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कानून पास करने की ज़रूरत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो टीम है यानी कैबिनेट एक ऑर्डर इशू करेगी, और ऑर्डर इशू करके लॉ कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। लॉ कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर में फंक्शन करता है, और लॉ कमीशन जो भी अपना रिकमेंडेशन देगा वो सिर्फ एक एडवाइजरी नेचर का होता है, इसीलिए आप लॉ कमीशन को एडवाइजरी बॉडी भी कह सकते हैं। लॉ कमीशन का टेन्योर 3 इयर्स क्या होता है, लेकिन ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली आज तक हमेशा 3 साल के लिए ही लॉ कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। लॉ कमीशन का हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। कॉम्पोजिशन की अगर बात करें तो लॉ कमीशन का कॉम्पोजिशन कैसा है, तो इसमें एक चेयरमैन होता है एंड 4 अदर मेंबर्स। इन 4 अदर मेंबर्स में से एक मेंबर को मेंबर सेक्रेटरी कहा जाता है। ठीक है जी। तो 1 चेयरमैन, 4 अदर मेंबर्स, उन 4 अदर मेंबर्स में से एक मेंबर सेक्रेटरी होता है। फिर उसके अलावा 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है कौन? वन इज़ द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर एंड द अदर वन इज़ द सेक्रेटरी ऑफ लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। ठीक। इसके अलावा नॉट मोर देन 5, 5 या 5 से कम ही होगा, एक कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स भी होंगे। ये वेरी करता है कि लॉ कमीशन के पास कितना काम है, लॉ कमीशन कौन कौन से मैटर के ऊपर वर्क करेगी, उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमें कितना पार्ट टाइम मेंबर कॉन्स्टिट्यूट करना है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये पार्ट टाइम मेंबर्स हो गए, ये 2 को देखा जाए तो ये तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है, और ये जो स्टार्टिंग के 2 है दैट इज़ चेयरमैन एंड द 4 मेंबर्स, दे आर द फुल टाइम मेंबर्स। ठीक ना। लॉ कमीशन के फुल टाइम मेंबर्स, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट द चेयरमैन एंड द 4 अदर मेंबर्स इंक्लूडिंग द मेंबर सेक्रेटरी। अगर फुल टाइम मेंबर्स की एलिजिबिलिटी की बात करें तो फुल टाइम मेंबर्स की एलिजिबिलिटी में आता है, एक कोई भी सर्विंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, या तो सर्विंग जज ऑफ हाई कोर्ट, या फिर एनी अदर पर्सन फ्रॉम लीगल फ्रेटर्निटी। अदर पर्सन फ्रॉम लीगल फ्रेटर्निटी में कौन आएगा? तो रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, रिटायर्ड CJI, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या एनी पर्सन फ्रॉम द लीगल फ्रेटर्निटी, जैसे कोई सीनियर एडवोकेट हो गए, ऐसे लोग। ठीक। आखिर इन फुल टाइम मेंबर्स का टेन्योर क्या होगा? अगर कोई सर्विंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन्हें अपॉइंट किया गया है तो इनका टेन्योर होगा या तो 3 साल और द एज ऑफ रिटायरमेंट। समझिए 65 में, फॉर एग्जांपल जैसे 65 में सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट होता है, कोई 64 इयर्स के पर्सन को अगर लॉ कमीशन का मेंबर या चेयरमैन बनाया जाएगा तो 1 साल में तो वो 65 के हो जाएंगे। तो 65 उनका पहले आ रहा है, 3 साल का वैसे लॉ कमीशन का टेन्योर होता है, तो ये 1 साल के बाद ही यानी ऑन अटेंडिंग द एज ऑफ 65 इनका रिटायरमेंट हो जाएगा। सो व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द फुल टाइम मेंबर? तो टिल द रिटायरमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज और द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ कमीशन विच एवर इज़ अर्लियर। ठीक। देन इनका सैलरी क्या होगा? अच्छा, और अगर अदर मेंबर दैट इज़ कोई रिटायर्ड पर्सन को अपॉइंट किया गया है तो उनका तो 3 साल के लिए होगा। ठीक। नाउ सैलरी इनका क्या है? तो सैलरी होगा, इफ़ द सर्विंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज़ अपॉइंटेड एज अ मेंबर और द चेयरमैन ऑफ द लॉ कमीशन, तो उन्हें जो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर या हाई कोर्ट के जज के तौर पर जो भी सैलरी मिलता है वो सैलरी दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई अदर पर्सन को अपॉइंट किया गया है, जैसे रिटायर्ड CJI, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, ऐसे किसी को अपॉइंट किया गया है,
तो अगर चेयरमैन के तौर पर अपॉइंट किया गया है तो इनका सैलरी होगा 2,50,000 एंड इफ़ दे आर अपॉइंटेड एज अ मेंबर तो इनका सैलरी है 2,25,000। पार्ट टाइम मेंबर्स को 50,000 सैलरी दिया जाता है पर मंथ का। और इन जितने भी मेंबर्स लोगों को जो भी एक्सपेंडिचर इनके पीछे किया जा रहा है वो सारे एक्सपेंडिचर को आप दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक सैलरी एंड दी अदर एक्सपेंडिचर। जो सैलरी होता है वो एक चार्ज्ड अमाउंट होता है, इट इज़ चार्ज फ्रॉम द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया एंड द अदर एक्सपेंडिचर इवन दिस वन is taken from the consolidated fund of India but it is uncharged amount। uncharged यानी it is subject to voting in the parliament और इसका वोटिंग नहीं होता है। लॉ कमीशन जो भी अपना रिकमेंडेशन देती है, लॉ कमीशन को जब बनाया जाता है तो वो अपने बहुत सारे रिपोर्ट्स बनाती है। जैसे एक लॉ कमीशन ने 15 रिपोर्ट बनाया, दूसरे लॉ कमीशन ने 9 मैटर के ऊपर डील किया तो 9 रिपोर्ट उसने बना दिया, थर्ड लॉ कमीशन ने समझी कुछ 13 मैटर्स के ऊपर डिसाइड किया तो 13 रिपोर्ट्स बना दिया। तो ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स इन लोग बनाते हैं। आज तक टोटल लॉ कमीशन कितनी आ चुकी है तो 21 लॉ कमीशन आ चुकी है और सभी लॉ कमीशन के रिपोर्ट्स को अगर सम अप कर दिया जाए तो अब तक के लिए 277 रिपोर्ट्स सबमिट किया गया है भारत सरकार के पास। इन लोग जो भी रिपोर्ट देते हैं वो मिनिस्ट्री को और मिनिस्ट्री के थ्रू से टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाता है। लॉ कमीशन का रिपोर्ट दो लैंग्वेज में होता है, दैट इज़ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। इवन सिंस ये बहुत बल्कि होता है और लीगल फ्रेटर्निटी के सभी लोगों को पढ़ने के लिए ये कुछ चाहिए तो इसे समराइज्ड फॉर्म में लॉ कमीशन अपने वेबसाइट पर भी ऑनलाइन भी इसको अवेल करवा देती है। ऑनलाइन अवेल करती है यानी वेबसाइट पर डाल देती है। लॉ कमीशन के टोटल चेयरमैन कितने थे, कौन कौन चेयरमैन हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लॉ कमीशन आज तक 21 लॉ कमीशन हो चुका है, यहाँ पर 20 लॉ कमीशन तक के चेयरमैन का नाम दिया गया है। 21st जो लॉ कमीशन बना है, 21st लॉ कमीशन के चेयरमैन थे बलबीर सिंह चौहान। बलबीर सिंह चौहान वॉज द चेयरमैन ऑफ द 21st। बलबीर सिंह चौहान वॉज द चेयरमैन ऑफ द 21st लॉ कमीशन। आपसे इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट लॉ कमीशन देन 20th लॉ कमीशन एंड द 21st लॉ कमीशन के बारे में पूछा जाए, लेकिन फिर भी आपको सारे लॉ कमीशंस के बारे में इसलिए पता होना चाहिए बिकॉज उन लोग नाम दे देते हैं 4 का ऑप्शन में और कहते हैं कि इनमें से कौन लॉ कमीशन के चेयरमैन नहीं थे, ये बताइए। ख़ास तौर पर लीगल एग्ज़ाम दैट इज़ DU 3 ईयर जो एग्ज़ाम है DU का BHU का, इन सारे एग्ज़ाम्स में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। And the last important thing related to the Law Commission is certain reports. Law Commission ने total 277 reports आज तक सबमिट किया है। 277 सारे के सारे रिपोर्ट्स याद तो नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो बहुत ही प्रोमिनेंट टॉपिक के ऊपर है और वो आपको याद रहना चाहिए। जैसे रिपोर्ट 262, 262nd रिपोर्ट जो है इज़ रिलेटेड टू डेथ पेनल्टी, जो लास्ट ईयर DU के एग्ज़ाम में पूछा गया। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है जैसे रिपोर्ट नंबर 276 विच इज़ रिलेटेड टू गैम्बलिंग एंड स्पोर्ट्स बेटिंग इंक्लूडिंग क्रिकेट इन इंडिया IPL में जब वो बैटिंग वेटिंग वाला सिचुएशन आया था और जो केस हुआ था उन सारे कंटेक्स्ट में ये वाला रिपोर्ट है। रिपोर्ट नंबर 275 इज़ रिलेटेड टू BCCI and RTI Act 2005। Report 271 is related to human DNA profiling. Report 270 is related to compulsory registration of marriage. Report 267 is related to hate speech. Again, very important topic. Report 262 is related to death penalty. ये लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। Report 252 is related to the right of the Hindu wife to maintenance. Report number 255 is related to electoral reform, and the report number 241 is related to passive euthanasia. Report 241. Some other reports are report 180 is related to आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 से रिलेटेड एंड द राइट टू साइलेंस। रिपोर्ट 135 इज़ रिलेटेड टू वुमेन इन कस्टडी। रिपोर्ट 114 इज़ रिलेटेड टू ग्राम न्यायालय। रिपोर्ट 115 इज़ रिलेटेड टू टैक्स कोर्ट। रिपोर्ट 43 is related to offense against the national security. Report 113 is related to injuries in police custody. Report 107 is related to law of citizenship, and the report 35 is related to capital punishment. These are some of the very prominent topics and some very prominent reports. So this was all about the law commission. I hope आपको ये समझ में आया होगा।
एंड बस इतना मोर देन सफिशिएंट है, इसके अलावा लॉ कमीशन में कुछ भी नहीं होता. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू कमेंट फॉर एनी इम्प्रूवमेंट, और डू mention the topic on which you need, you want me to make a video. So till then, goodbye and have a nice day.